नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी जनवरी मंथ हमारा ख़त्म हो गया है और आज जब ये आप वीडियो देख रहे हो तब हमारा नया फरवरी मंथ शुरू हुआ है और आज बजट भी चल रहा होगा या मतलब मेन मूवमेंट तो 12 बजे के बाद आएगी बजट के अंदर। सो देखो, आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो कितना श्योर जाएगा या कितना अच्छा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि बजट में क्या आता है। वैसे अभी बजट से पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझे पूछो तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन है कि कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, बट कोई बुरी न्यूज़ नहीं आनी चाहिए रिलेटेड टू टैक्स और कोई चीज़ों को लेकर। बट अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, जैसे किसी टैक्स में रिडक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल एसटीटी कम हो गई या कुछ और चीज़ें अच्छी हो गई जो हमारे मार्केट के लिए अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में करेगा और फिर हमारा एनालिसिस जो है और अच्छी तरीके से काम कर सकता है। बट अगर समझो कुछ ड्रास्टिकली खराब कोई चीज़ आई तो ये एक खराब चीज़ हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हर मंथली एनालिसिस में करते हैं, मार्केट को देखेंगे देखेंगे लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 2-3 स्टॉक शेयर करूंगा जिसके ब्रेकआउट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और हाँ, आज के वीडियो में हम लोग बात करने हैं फोमो के बारे में। अब ये फोमो मतलब क्या होता है? ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग होती है ना, जो हर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में होती है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे जो रिसेंट सिल्वर में हुआ उसके रिलेटेड। अगर आपने हमारा लास्ट वेडनेसडे का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताओ कि अगर ईटीएफ लेने की बात आती है तो क्या अभी गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ लेना सेंसिबल डिसीजन बनता है या फिर कोई और ईटीएफ लेना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे, उसके एक दिन पहले गोल्ड और सिल्वर में, इवन बहुत सारे कमोडिटीज़ में बहुत मैसिव करेक्शन आए हैं। अभी मैं इसको क्रैश नहीं बोलूँगा, इसको करेक्शन ही बोलूँगा क्योंकि लास्ट ईयर में ये इतने रिटर्न दिए भी है। बट आप एक बात समझो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर खराब है या कोई और चीज़ खराब है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, एक सही कीमत होती है। अगर आप वो सही कीमत पे खरीदोगे तो ऊपर जाने के बाद अगर गिरता भी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉशनल हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बट अगर आप कोई चीज़ को खराब प्राइस में खरीदते हो और फिर वो गिरता है ना, तो फिर जो आता है फियर, और वो खराब चीज़ को अच्छी चीज़ को खराब प्राइस पे खरीदने को हम लोग बोलते हैं फोमो। और ये फोमो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये आप हमेशा याद रखना। स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज जो है वो बहुत नॉर्मल होती है, बट आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं बनोगे वो आपका फियर और जो ग्रीड है ना, वो आपको मतलब बता सकता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर बनोगे या नहीं। हमारा एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी 7 फरवरी को मैं आ रहा हूँ जयपुर में और मैं आ रहा हूँ डिफाइन एज के साथ। वहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो है, ये हमारी मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। मेरे अलावा प्रशांत जी, एपी जी, ब्रिजेश भाई करके जो है वो, राजू जी जो है वो भी एक एक स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। हम लोग वहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बताने वाले हैं। और मैं और प्रशांत जी वहाँ पे ये बताने वाले हैं कि आप कैसे आपकी मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को या मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को जयपुर में मिलना है मुझसे या आप जयपुर के आसपास से कहीं से भी हो ना, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 7 फरवरी को हम लोग वहाँ पे मिलेंगे। चलिए हम लोग जाते हैं हमारे निफ्टी के एनालिसिस में। ये देखो, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मोर और लेस हम लोग यही बातें चल रही है कि रिसेंटली यही मंथ में जनवरी मंथ में निफ्टी ने हाई मारा था, बट वापस नीचे अच्छा खासा आ गया था। अभी आप देखोगे ये जो एक बड़ा रेड कैंडल बना था वो अच्छी बात नहीं थी, ये भी रेड कैंडल फिर फॉलोअप में आया था, दैट वाज आल्सो नॉट गुड थिंग। और अभी थोड़ा सा मार्केट ने एक पॉज लिया है। लास्ट वीक में बेसिकली 4 दिन थे और ये चारों दिन में हमारे जो इंडेक्स ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और अगर आप ये देखोगे ना, तो ये बहुत टाइम बाद हुआ है ऐसा, रिसेंटली बहुत बार, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 3 दिन पॉजिटिव क्लोज हुआ था, वो हुआ था ऑलमोस्ट दिसंबर में, उसके बाद ये पहली बार हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क करते हैं कि भाई जिससे अगर समझो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही खराब आ जाता है बजट में, तो हम लोगों को कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है 24,587,
से लेके 24,330, ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रीज़न से मार्केट में कोई पैनिक आता है और मार्केट ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो आप समझ लेना कि मार्केट की जो सेलिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो, लास्ट वीक का हाई है, उसके बाद उसके पहले का जो ये रेड कैंडल है उसका हाई है, वो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट में रिलेटेड टू एनी टेक्स, तो मोस्ट पॉसिबल है कि हम हमारे ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि बजट में क्या आएगा। उसके ऊपर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ना मुझे ना आपको किसी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है बजट में। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जितना वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी गिरा था उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं हुआ था। तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 60,400 है, और बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 57,600। तो ये एक बैंक निफ्टी का आप लेवल देख सकते हो। अभी हम लोग है ना स्मॉल कैप 250 के भी चार्ट को देख लेते हैं। देखो, रिसेंटली स्मॉल कैप का ये जो लेवल है विच इज़ 15,850, ये एक अच्छा लेवल का सपोर्ट था। बट लास्ट वीक में हमने ये लेवल को बहुत ही ख़राब तरीके से ब्रेक डाउन किया था। अब देखते हैं, जिस तरीके से आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज मार्केट भी चालू रहेगा और देखते हैं कि बजट में क्या आएगा। अगर ये प्राइस हम ये लेवल के ऊपर वापस क्लोज हो जाता है तो इसे एक फॉल्स ब्रेकडाउन समझेंगे, और मेरे हिसाब से देन दिस विल बी अ गुड। फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेज़ी बनती रहेगी। तो ये ओवरऑल हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, इंडेक्स के बारे में। अभी देखो, मैं आप लोगों को है ना पहले सिल्वर का डॉलर टर्म में चार्ट दिखाता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने सिल्वर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तब ये जो सिल्वर है वो समवेयर अराउंड $48-50 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको एक ही चीज़ बोली थी कि एज़ पर प्राइस और एज़ पर पैटर्न यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि वो टाइम पे हमने ये रेंज कैलकुलेशन भी किया था, और $92 का हमारा एक अपसाइड पॉसिबल लेवल आ रहा था। तो ये देखो, सिल्वर ने ये भी किया, ऑलमोस्ट सिल्वर $121.64 तक गया था। और अगर आप अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, तो मैं फ्राइडे की ही बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को एक दिन में ये तो 26% डाउन साइड पे क्लोज हुआ है, पर फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैंने इसको ऑलमोस्ट 30% डाउन देखा था। तो अभी यहाँ पे ना आप लोगों को मैं दो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो ये है कि जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में या किसी भी कमोडिटी में आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि $50 पे सिल्वर ब्रेकआउट कर रहा है, विजय भाई $92 बोल रहे हैं, रेंज आ रहा है, इतना तो आएगा भी नहीं। बट देखो, विद इन 2 मंथ अगर आप बोलोगे यहाँ पे, यस विद इन 2-3 मंथ्स ये आ गया। अब क्या होता है ना, यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों को सीखने वाली क्या है, अगर कोई स्टॉक में या कोई किसी भी चार्ट में या किसी भी इंडेक्स में किसी भी कमोडिटी में अगर ब्रेकआउट के बाद बहुत ही हाई पैराबोलिक मूव आती है, जनरली जो ऐसी स्ट्रेट ब्रेकआउट के बाद ऐसी रैली होती है ना, इसे मैं पैराबोलिक मूव बोलता हूँ। और अगर ब्रेकआउट के बाद ऐसी रैली होती है, समझो ये हो गया पुल बैक वाली रैली, या फिर ऐसी रैली होगी कि थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, फिर कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट। जनरली ये दो टाइप की रैली ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन करती है कंपेयर टू ये जो पैराबोलिक वाली रैली होती है वो। अब सबसे अच्छी होती है ये पैराबोलिक वाली रैली, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देती है, बट ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है। तो आई होप आप यहाँ पे मैंने जो 3 एग्जाम्पल बताया, ऐसा नहीं है कि ये 3 ही तरीके से होता है, बट मेजर ये 3 होता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझोगे। और अभी कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में या किसी भी कमोडिटी में ब्रेकआउट वगैरह दिखता है, तो ये हमेशा याद रखना, अगर वो पैराबोलिक मूव से जा रहा है तो वो शायद सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और मैंने आपको ये बहुत बार सिग्नल दिया था कि अभी सिल्वर में आपको ध्यान रखना चाहिए, गोल्ड में ध्यान रखना चाहिए। इवन आप ये सिल्वर MCX का भी चार्ट देखो, इसमें भी जो पैराबोलिक मूव आया था, अभी कल की ही बात है, ये ऑलमोस्ट 27%, मुझे याद है ये सर्किट के पास ही बंद हुआ था। अगर आप ये गोल्ड का भी चार्ट देखोगे तो ये गोल्ड डॉलर टर्म में है, ठीक है, इसमें इतनी पैराबोलिक मूव नहीं है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड में थोड़े बहुत कंसोलिडेशन हुए थे,
इसलिए शायद गोल्ड में कल इतना करेक्शन नहीं आया। बट अगर आप सिल्वर देखोगे तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा मतलब डीप करेक्शन आया है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अभी सिल्वर हमें खरीदना चाहिए, हमें गोल्ड अभी खरीदना चाहिए? अभी भी मेरा आप लोगों के लिए यही आंसर रहेगा कि हर एक असेट क्लास होता है या जो भी एक चीज़ होती है ना, एक डिसेंट प्राइस पे बाय करना एक समझदारी होती है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या पर्सनल यूज़ के लिए खरीदना चाहते हो तो अलग बात है, उसके लिए फिर प्राइस नहीं देखना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ ये ट्रेड को अपने फ़ायदे के लिए या ये मूव में आप फोमो में खरीद रहे हो तो फिर ये आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, राइट? तो यही चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी एंड आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये था हमारा पूरा मार्केट का एनालिसिस, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। अभी हम लोग एक बार ये देखते हैं कि भाई लास्ट वीक में वैसे तो 4 ही दिन थे, एक हमें दिन छुट्टी थी, तो एफआईएस का यहाँ पे थोड़ा नेचर चेंज हुआ है। 2 दिन उन्होंने बाइंग की है, 2 दिन उन्होंने सेलिंग की है, बट अगेन ये सिर्फ एक हफ्ते का डेटा है। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसी बाइंग के नंबर बढ़ते रहेंगे, बाइंग के डेज बढ़ते रहेंगे तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। और अभी अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स जो है वो अभी 13.63 के आसपास है, ये एक नॉर्मल नंबर है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा ऊपर आके $65 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यूएसडी आईएनआर अभी 91.64 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार हम लोग सेक्टर्स को देखते हैं। तो लास्ट वीक में आप यहाँ पे देखो डिफेंस, सीपीएससी, एनर्जी, पीएससी, ये सारे सेक्टर अच्छे चले हैं। इवन ऑयल एंड गैस भी अच्छा चला है। और अगर हम खराब की बात करें तो वैसे कोई खराब तो सेक्टर था नहीं, हाँ ये है एफएमसीजी, उसके बाद कंजम्पशन है, आईटी है, हेल्थ केयर है, ऑटो, ये थोड़े खराब थे। अभी हम अगर लास्ट मंथ में देखें तो सबसे ज़्यादा जो अंडर परफॉर्म किया है वो है रियलिटी, टूरिज्म, इंटरनेट और वेव्स करके जो सेक्टर है उसने जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है वो है सीपीएससी, मेटल, इंडिया डिफेंस, पीएसयू बैंक, पीएससी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये पीएसयू बैंक है ना, बहुत टाइम से एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और अभी भी ऐसे सिचुएशन में भी वो आउट परफॉर्मर है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखो। बाकी मेटल भी है और आप एक देखना यहाँ पे एक नए सेक्टर आए हैं, सीपीएससी, डिफेंस और पीएससी, तो ये सेक्टर भी आप ध्यान में रखना। अगेन ये एनालिसिस अगर आप बजट के 1-2 दिन बाद वापस करोगे और अगेन ये नाम हम लोगों को देखने मिलेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस मार्केट को लेकर। अभी मैं आज आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 और 5 अच्छे ऐसे चार्ट है जो मुझे लग रहे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसने एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है, वो है बजाज कंज्यूमर केयर। और इसका चार्ट मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट संडे वाले वीडियो में। अब आप देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है। इसका जो प्राइस है वो 2015 में और 2018 में इसने हाई बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे उसने बहुत साल कंसोलिडेट किया और फाइनली कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी हुए। और अभी ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, लास्ट मंथ में इसने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिया है। और अगर आप इसको वॉल्यूम कैंडल लगा के देखोगे तो भी आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा, हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट अच्छे प्राइस के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक मुझे ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आने वाले मंथ के लिए। अब देखो इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 280 से लेके 320 के आसपास, 300 के आसपास का। अभी ये जो स्टॉक अभी ऑलरेडी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, ये उसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है जो उसका सिमेट्रिकल ट्राइंगल का रेजिस्टेंस है। अगर इसकी रेंज निकालोगे तो इसकी अपसाइड पॉसिबिलिटी 500 के आसपास की दिखती है। और अगेन ये स्टॉक 240 लेवल ब्रेक कर देगा तो खराब हो जाएगा, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। अभी जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है डीसीबी बैंक। अगेन अभी डीसीबी बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी ये स्टॉक में कभी एक स्ट्रेट अप ट्रेंड की रैली या डाउन ट्रेंड की रैली कभी हम लोगों को देखने नहीं मिली थी। बट अभी आप यहाँ पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम में मैं कर देता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा। ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो है 245 का, और इसने ये जो कोविड के टाइम पे ये जो फॉल किया था ना, एक तरीके से आप अगर वहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद अभी इसने ब्रेकआउट किया है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 190 का
और ये स्टॉक अगर 160 लेवल ब्रेक कर देगा तो ख़राब हो जाएगा। और अगेन अगर आपको इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखना है तो वो ऑब्वियसली इसका ऑल टाइम हाई है विच इज़ 245। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब यहाँ पे इसका रिजल्ट आया था लास्ट क्वार्टर में, वो टाइम पे इसने गैप अप भी किया था और यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए थे। अभी ये रिसेंटली इसका जो रिज़ल्ट आया था वो कैसा आया था वो खास मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे बताना कि इसका जो रिज़ल्ट अभी कुछ दिन पहले आया था जो था हमारा 23 जनवरी को, तो वो एग्जैक्टली कैसा आया था, राइट। अभी जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है हिंद कॉपर। अब हिंद कॉपर का आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और ये एनएससी का है। मैं एक बार बीएससी का लगाता हूँ, उसमें डेटा ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखो, अभी एक्चुअली ये चीज़ है ना, मैंने अभी आप लोगों को सिल्वर में भी बताई थी, राइट। क्या आप लोगों को यहाँ पे ये सिल्वर के चार्ट से दो चीज़ नई सीखनी चाहिए। अब आप वहाँ पे क्या सीखे थे, वो पैराबोलिक मूव वाला जो मैं बोल रहा था वो। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, 2007 में और 2010 में ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया था जो 620 से लेके 657 के आसपास था। रिसेंटली जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था समवेयर अराउंड 400 के आसपास, तब मैंने हमारे एक स्टॉक्स वीकली वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। और वहाँ से ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो अपसाइड में ऑलमोस्ट ये 84% चल चुका था और अभी 60% ऊपर है। तो अब बात ये आती है कि ये स्टॉक ने 2007 और 10 का ब्रेकआउट तो किया है। अगर आप इसमें वॉल्यूम कैंडल भी लगाओगे तो आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगेन ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई वॉल्यूम के पास भी है। बट यहाँ पे हम लोगों को सीखने की ये ज़रूरत है कि लास्ट 2 महीने में, अगर मैं लास्ट 2 महीने की मूव देखूँ ये स्टॉक की, तो ऑलमोस्ट 130% की है। तो ये पैराबोलिक मूव वाला ब्रेकआउट है। अभी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये स्टॉक यहाँ पे कुछ हफ्ते के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर वापस से जाएगा तो ये एक अच्छा चार्ट बन सकता है। अदरवाइज़ ये थोड़ा एक रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप समझो अगर कोई स्टॉक ऐसे पैराबोलिक मूव करता है ना तो उसको नीचे गिरने के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं होता है, तो वो नीचे भी सीधा बहुत फास्ट मूव से गिर जाता है। अगर कोई स्टॉक ऐसे समझो कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है तो ये सारे जो लेवल है ना वो उसके सपोर्ट बन जाते हैं जब वो गिरता है, और वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक भी ले सकता है। तो ये चीज़ आप समझो, हिंद कॉपर को आप अपनी लिस्ट में रखो, बट अगेन फोमो वाला चीज़ हमेशा याद रखना। थर्ड एक और हमारा जो स्टॉक है वो है यूनियन बैंक। अब यूनियन बैंक का आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। यूनियन बैंक कंटिन्यूसली 2010 से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अभी रिसेंटली यहाँ पे उसने एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया है। उसका जो ब्रेकआउट है वो 165 के आसपास हुआ है। अगेन ये 150 के नीचे जाता है या 145 के नीचे तो ख़राब हो जाएगा। और इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो हमारे अभी एक तरीके से पोटेंशियल बन जाते हैं अपसाइड के। और एक लास्ट जो चार्ट है वो है बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। ये भी जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था 2010 से ही, रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक मुझे अपने फेब्रुअरी मंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बट आप हमेशा याद रखना कि मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ, मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। एज अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट मैं यहाँ पे आके आप लोगों के साथ सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन को और लॉन्ग टर्म चार्ट्स को हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, और मैं उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ भी करना हो तो अपनी रिसर्च ज़रूर करना, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लेना। अदरवाइज़ आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप दूसरे के कन्विक्शन में कभी भी पैसा नहीं बना सकते, और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी बजट चल रहा होगा, तो देखते हैं बजट में क्या होता है। एंड अगर कुछ मेजर चेंजेस होगा तो हम भी आने वाले वेडनेसडे को उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, और वापस से सारे सेक्टर्स को चेक करेंगे कि कौन से सेक्टर बजट के बाद अच्छे हो गए, ख़राब हो गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें आएगी ना तो बहुत डेटा बदल जाता है चार्ट में भी, तो वो हम लोग ज़रूर देखेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। आपके हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो तो।
और आप कमेंट्स करिए आपको क्या लगता है ये सारे स्टॉक्स के बारे में, और सिल्वर के बारे में जो मैंने बोला, फोमो के बारे में, उसके बारे में आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होता जो है ना वो फीड, और ये जो फियर और ये जो ग्रीड होता है ना वही हमारा होता है। अदरवाइज हम भी अच्छे तरीके से शांति से पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।